जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं तो जनता पैरों की जूती और सरकारी मशीनरी पूंजीपतियों की रखैल बनकर रह जाती है। और तब सड़क पर खड़ी जनता संसद पहुंचने वाले हर मार्ग को ध्वस्त करते हुए खुद विपक्ष के रूप में खड़े होकर दहाड़ने लगती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की 74वीं साल पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और समय है कि मिलता ही नहीं। ये शब्द महात्मा गांधी ने 28 जनवरी 1948 के दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कहे थे और फिर लोहिया को अपने सोने वाले कमरे में ही बिस्तर लगाकर सो जाने को कहा, जिससे रात को बातें की जा सकें। लेकिन अपनी आदत से मजबूर डॉक्टर लोहिया बिस्तर पर पसरते ही गहरी नींद में सो गए और उस दिन महात्मा गांधी और लोहिया के बीच कोई बातचीत ना हो सकी। अगले दिन 29 जनवरी को गांधी ने लोहिया से फिर कहा, कल जरूर आना, मुझे तुम्हारी पार्टी और कांग्रेस के बारे में कुछ निश्चय करना है। कल पेट भरकर बातें होंगी। और फिर अगले दिन 30 जनवरी को लोहिया गांधी से भरपेट बातें करने के लिए बिरला भवन की ओर जा रहे थे। तभी खबर मिली कि किसी ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आजीवन अहिंसा की पैरोकारी करने वाले आदमी की इस तरह नृशंस हत्या होने पर पूरा देश सुन्न हो गया। भगत सिंह काफी उग्र स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन हिंसा का समर्थन भगत सिंह ने भी नहीं किया था। असेंबली बम कांड के सिलसिले में जनवरी 1930 को अपनी अपील में भगत सिंह ने बयान दिया था कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और हम यही प्रकट करना चाहते थे। बम गिराकर हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था। ये बम हमने अंग्रेजी हुकूमत पर गिराया था, अंग्रेजों पर नहीं। डॉक्टर लोहिया और गांधी की वो बात नहीं हो पाई जिसे लेकर गांधी बेचैन थे। कभी कभी सोचता हूं कि ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसे गांधी अपने चहेते जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि लोहिया से करना चाहते थे। और कभी कभी लगता है कि अगर वो बात हो जाती तो शायद आज देश की रीति नीति और राजनीति किसी अन्य आईने से परखी जा रही होती। 15 अगस्त 1947 को हमारे लाखों हजारों महापुरुषों और वीरों की शहीदी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सत्ता की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी और हम आजाद हो गए। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या महज सत्ता का हस्तांतरण ही आजादी है, या फिर स्वच्छंद विचारों का फूलों की तरह महकना, सब जनों का, किसी एक का नहीं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, सब जनों का अपना अपना भाव प्रकट करना, सबको आर्थिक समानता हो। ऐसा ना हो कि अमीर को बैंक एनपीए होने पर भी लोन पे लोन दिए जा रहे हैं और गरीब को बैंक से अपना ही पैसा निकालने के लिए पहले लाइन में इंतजार करना पड़ेगा और फिर बैंक कर्मचारी से डांट भी खानी पड़ेगी। सबको राजनीतिक आजादी हो। लेकिन राजनीति में तो कांग्रेस ने वंशवाद का ऐसा बीज बो दिया है कि अब पूरे देश भर में उसकी अलग अलग ब्रांचेस खुल गई हैं। मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद सिर्फ निजाम बदला है, सत्ता बदली है। सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की मंशा आज भी वही है। जो पहले गरीब था आज भी गरीब है और जो पहले अमीर था वो आज और ज्यादा अमीर हो गया है। पहले किसी परिवार से एक एमएलए होता था तो आज उस परिवार के पास 2-2, 4-4 सांसद और विधायक हैं और कुछ परिवारों ने तो अपनी पार्टियां खड़ी कर ली हैं। अब दूसरी ओर देखिए, अगर 70 साल पहले किसी गांव में कोई एक किसान आत्महत्या कर रहा था तो आज उस गांव में 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी इतनी विषमताएं क्यों? कम से कम ऐसे भारत के लिए तो भगत सिंह ने खुद को फांसी पर नहीं चढ़ाया होगा। गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों पर तब भी अत्याचार होते थे और आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने पर मार दिया जाता है। हम मनुवाद से तब भी ग्रस्त थे, हम आज भी ग्रस्त हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे तब भी होते थे, आज भी होते हैं। हम तब भी चंद लोगों के इशारों पर नाचते थे, हम आज भी नाचते हैं, बल्कि अब तो ज्यादा नाचते हैं। तो फिर बदला क्या है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ हुकूमतों के झंडे बदले हैं, लेकिन झंडों में लगने वाले डंडे वही के वही हैं। लेकिन ये सब कुछ
बदला जा सकता है। आज हम आजाद हैं, कागजी कानूनी रूप से ही सही, लेकिन आजाद तो है ना। और इस बदलाव के लिए कोई परमात्मा नहीं आएगा, ये आपको और हमको मिलकर करना है। हम ये कर सकते हैं, पिछले कुछ सालों में हमने किया भी है, लेकिन जितना किया है वो नाकाफी है। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। बदलाव के लिए सरकारों से उम्मीद मत करना, वो तो खुद हमारे भरोसे बैठी हैं। हम सबको जातिवाद, धर्म, भाई भतीजावाद के धुदलके को छोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वोट करना पड़ेगा। हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा, हमें सही की पहचान करनी होगी और चुनने के बाद उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी चुनी हुई सरकार रास्ता भटक जाती है तो बुलंद आवाज में विरोध भी करना होगा, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जिंदा कौम 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती है। हमें अपनी नींद से जागना होगा, अपने हक के लिए संघर्ष करना होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करनी पड़ेगी और आवाज का स्वर इतना तीव्र होना चाहिए कि गूंगी बहरी सरकारों के कान के पर्दे झंझना जाएं। क्योंकि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं तो जनता पैरों की जूती और सरकारी मशीनरी पूंजीपतियों की रखैल बनकर रह जाती हैं। और तब सड़क पर खड़ी जनता संसद पहुंचने वाले हर मार्ग को ध्वस्त करते हुए खुद विपक्ष के रूप में खड़े होकर दहाड़ने लगती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता का इकबाल सबसे बड़ा है। आजादी से पहले भी क्रांतियां हुई थी और तब भी जब देश के लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक थोप दिया गया था। आगे भी हो सकती हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि लुटेरों की चौखट पर दलाली करने वालों के पीछे अपनी ऊर्जा को जाया करते जाएं या फिर अपने हक और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए खुद अपने कंधों पर मोर्चे को संभाल लें। आखिर में मर्जी आपकी चलेगी। जय हिंद, जय भारत।